पैसे लेके जाते ही मैंने मैडम से बोला, मैंने कहा आप पहले फ़ोन लगाइए और फ़ोन लगा के बात करते, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड मेरा एससीबी का मेरे पास में ही था। बिल्कुल। तो मैंने एक रिंग मार दी थी कि मैं अंदर वो काम हो गया है, वो पूरा कलर के साथ में हाथ के साथ में रंगे हाथों पकड़े गए। और उसके बाद में तहसीलदार को फ़ोन किया गया, तहसीलदार ने भी यस बोल दिया। मेरे ऊपर प्रेशराइज दिया जा रहा है कि आपको यहाँ मार देंगे, धमकी देंगे, काम नहीं करने देंगे। बट मैं डरने वाला मैं से नहीं हूँ, मैं खुला चलता हूँ। तो मैडम ने मुझे बोला कि 60 लाख रुपए इस जमीन को क्लियर कराना है, तो जयपुर और जोधपुर अराई इन सभी का मिलके मेरे को 60 लाख रुपए चाहिए। तो लगा कि अब पैसा और भी इनसे ऐटा जाए, और इससे पहले ये रास्ते के नाम पर मेरे से 18 लाख रुपए मतलब ले चुके थे, और जबकि 5,98,000 रुपए तो मैंने अकाउंट के अंदर डाले थे। और नौसर के अंदर इसने माइनिंग भी खरीदी अपने वाइफ के नाम से। अच्छा जी। तो आप समझो कि एक पटवारी के पास में इतना पैसा कहाँ से आया। और इसके आप मानो कि ये पटवारी की तनख्वाह होती है वो 50 से 60,000 रुपए होती है, जबकि इसने सांगड़ गांव के अंदर दोस्तों 4 दिन पहले जैसलमेर जिले के 2 तहसीलदार को ट्रैप किया जाता है, और उसका जो पूरा वाकया आपने सोशल मीडिया व मीडिया के माध्यम से देखा होगा। हम लोगों के बीच में अक्सर भ्रष्टाचार को लेकर के राजनीतिक गलियारों की बात करें या फिर सामाजिक स्तर पर तमाम तरह की बातें की जाती है, लेकिन हम भ्रष्टाचार को लेकर के कितने जागरूक है, ये भ्रष्टाचार का खेल आखिर चलता कैसे है। जैसलमेर की उस घटना में विशेषकर उन 2 तहसीलदारों को ट्रैप कराने में पूरी भूमिका निभाने वाले भाई साहब मुकेश जी सारण मेरे साथ में हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से ये पूरा भ्रष्टाचार का खेल चलता है और जैसलमेर के उस मामले में क्या हुआ था। सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना आप परिचय दीजिए लोगों को। सर भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मुकेश सारण है और मैं MGA हाइपन ग्रुप कंपनी का मालिक हूं, और मेरा काम सोलर का है। और मेरी मुलाकात हनुमान राम पटवारी जो धतरवाल है और सांगड़ के अंदर पटवारी लगा हुआ था। अच्छा जी। तो मेरी शुरुआती मुलाकात हनुमान राम से होती है। कब की बात है ये सर अभी आज से 8 महीने पहले की बात है। तो उस टाइम में हनुमान राम से मिला तो हनुमान राम ने बोला कि ये काम सारा मैं कर दूंगा और मुझे 20% कमीशन चाहिए। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इतनी कमीशन के साथ में ये काम तो बैठेगा नहीं। तो इसने हनुमान राम ने अपने खुद के हाथ से बोला कि मेरे एक दोस्त है, उसकी ज़मीन है, वहाँ से मैं शुरुआत करवाता हूँ। और वो ये हनुमान राम मेरे साथ में चलता है और जैसलमेर जाते हैं हम। कानदान नाम करके एक काश्तकार है, ज़मीन है थी उनकी, कानदान का के फादर साहब की, भौरदान के नाम की। बट जबकि ये मुझे बोलते, ये उसी टाइम झूठ बोलते हैं कि कानदान की और अमरलाल की ज़मीन, भौरदान की और अमरलाल की ज़मीन दोनों ही मेरी है। तो ये उसी टाइम मेरे से 10-10 लाख रुपए अकाउंट में ले लेते हैं और 20 लाख रुपए वो ले लेते हैं। फिर उसके बाद में वो बोलते हैं कि ये ज़मीन हम ला के दे देंगे आपको, ये चीज़ें ज़मीन के पैसे लिए हुए, बाकी ज़मीन पेमेंट कट जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके साथ में ही वो क्या होता है कि धीरे धीरे बात जब मेरे को पता लगती है कि ये अमरलाल के नाम के तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो सीधा मैंने किसानों से कॉन्टेक्ट किया। उनका पेमेंट था, जो भी हमने पेमेंट जो रेट तय हुई वो रेट से पेमेंट की गई। बट जबकि कानदान बीच में से वो पैसे लटका दिया इस हनुमान राम ने। इस कानदान को बोला कि ज़मीन देनी नहीं है। 2,61,000 रुपए में बात हुई थी, फिर उसको 3 बसीस 3.5 तक बढ़ा दिया था। तो उससे क्या कि हनुमान राम बीच में कमीशन लेने के लिए बहुत तरीके से मतलब कर रहा था, और उसने तहसीलदारों को भी बोला था। मैंने कहा कि भाई साहब ये काम है, और फिर क्या ऋण मुक्त जमीन होती है, ऋण मुक्त करवानी होती है जमीन, वो तहसीलदार पटवारी ही करता है। तो मैंने KCC किसानों की जितनी थी भर दी और वो ज़मीन को ऋण मुक्त करवाना था। बट ये 1.5 महीने तक ज़मीन को ऋण मुक्त नहीं करता है, जबकि गवर्नमेंट और राजस्व विभाग का नियम है कि 1 महीने के अंदर किसी भी हालत में ऋण मुक्त जमीन को करना पड़ता है। बट ये नहीं ये कर रहा था कि मेरी राजस्व विभाग में बहुत बड़ी तगड़ी सेटिंग है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हनुमान राम जो 12 साल से इस सांगड़ के अंदर पटवारी लगा हुआ है, ये किसी की सपोर्ट के बगैर ये नहीं लगा हुआ होगा, क्योंकि एक जगह पे 12 साल तक पटवारी रहना। और इसके आप मानो कि ये पटवारी की तनख्वाह होती है वो 50 से 60,000 रुपये होती है, जबकि इसने सांगड़ गांव के अंदर एक 50 बीघा ज़मीन लेके एक ट्यूबवेल बना लिया। उसने सांगड़ गांव के अंदर ही इसने मतलब अपना एक कॉलोनी काटी है, जो पीछे उसमें वो एक ई मित्र का नाम है, जो ई मित्र वाला वो साथ में है, जुड़ के उससे पैसा लेता है। वहीं से एक वहाँ काटी है उसने, मेडिकल कॉलेज के सामने एक कॉलोनी काटी है ज़मीन खरीद के। इसने एक सिंदडी रोड पे 100 बाई 100 का प्लॉट लेके यहाँ पर भी एक मतलब मेन हाईवे पे इसने रोड पर खरीदा। इसके साथ साथ में इसने नौसर मतलब नौसर के अंदर इसने माइनिंग भी खरीदी है अपने वाइफ के नाम से। तो आप समझो कि एक पटवारी के पास में इतना पैसा कहाँ से आया। और 12 साल तक एक राजस्व विभाग का मतलब आदमी होता है वो एक जगह पे टिकता है।
और इसके साथ में तहसीलदार मुझे बोलते हैं कि यहाँ पे आपको, ये तहसीलदार साहब को बोलता था कि ये जैसे बोलता वो तहसीलदार वैसे ही करते थे। तो तहसीलदार साहब ने बोला कि काम कर दूंगा बट कर नहीं रहा था। तो मैंने कहा आखिर डिसीजन किया, 7 महीने से मेरे को लटका दिया था वहाँ। मेरा कम से कम 16.5 करोड़ रुपए वहाँ लगा रखे थे। मेरा सारा 1 नंबर से काम था, कोई दिक्कत इशू, मुझे वो पैसे में कोई दिक्कत ही नहीं है कि भाई पैसा कोई रॉन्ग तरीके से आ रखा हो। मेरा तो एक सब कुछ क्लियरनेस के थ्रू जो काम चल रहा था और काम होता है, काम मुझे कोई वैसी दिक्कत नहीं। तभी मैंने कहा कि मीडिया के सामने लाना ही चाहिए। फिर इनकी डिमांड आ जाती है, रजिस्ट्री होती है और रजिस्ट्री होने के बाद में ये डिमांड करते हैं कि तब मैंने एसीबी को मतलब सूचना दी कि भाई इतने की डिमांड है। और इसके साथ में मेरा काम भणियाना भी चल रहा था। तो मैडम ने वहाँ जमीन क्लियर करने के लिए 60 लाख रुपए की डिमांड कर दी, भणियाना तहसीलदार की। और भणियाना तहसीलदार और फतेहगढ़ तहसीलदार शिव प्रसाद शर्मा तो दोनों आपसी जानकारी में थे, मिले हुए थे। हाँ, जानकारी में थे। तो इनको लगा कि अब पैसा और भी इनसे हटा जाए। और इससे पहले ये रास्ते के नाम पर मेरे से 18 लाख रुपए मतलब ले चुके थे, और जबकि 5,98,000 रुपए तो मैंने अकाउंट के अंदर डाले थे। और वो पेमेंट जो गवर्नमेंट को दिखाई है वो 2,66,000 ही दिखाई गई है। तो हमें फिर उसी टाइम पता लगा कि ये तो बहुत बड़ा इन्होंने खेल अपने साथ में खेल रहे। तो भी हमने कहा भाई कोई ना, जैसे भी काम करना है हमें आगे काम। उसके बाद जब ये बात आई तो इन्होंने बोला कि अब खानदान को ज़मीन को बोला कि आपको ज़मीन नहीं देनी है और ज़मीन को हम आपके पास में ही रखना है। तो ये सारा काम हड़मान ने ही किया था और हड़मान बीच में मीडिएटर के रूप में काम कर रहा है। हर कोई के आगे जाके मेरी इमेज को डाउन करना, मेरे प्रति लांछन लगाना कि ये ऐसा है, कंपनी के सामने जाके किसी के सामने ऐसे बोलना। फिर भी मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने कहा यार वो उसकी थिंकिंग है, ये वो मेरी थिंकिंग है, मैं मेरे काम के प्रति मस्त हूँ। फिर उसने काम नहीं करने दिया और तहसीलदार मैं गया फिर मेडिसन भरवाने के लिए। तो उसने मेडिसन नहीं भरा। तो तहसीलदार ने फ़ोन किया तो भी ये हड़मान मेडिसन नहीं भरता है। और तहसीलदार मुझे बोलता है कि आपका टाइम लगेगा, 7 दिन और टाइम लगेगा। फिर बोलता है 14 दिन और टाइम लगेगा। आगे से आगे टाइमिंग देता गया कि काम जो भी है होता रहेगा। ये तहसील मेरी है, मैं मालिक हूँ। तो मैंने कहा भाई साहब ये जनता है, जनता जनार्दन होती है और मैं एक जनता के रूप में मेरा भी काम नहीं कर रहे हो तो आम नागरिक आप क्या काम करके दोगे। तो इस चीज़ को समझते हुए उन्होंने मुझे फिर मैंने बोला कि आपको चाहिए क्या। तो उसने तहसीलदार ने सीधा अपने हाथ से लिखे कि 5 लाख रुपए चाहिए मेरे को। अच्छा। तो मैंने कहा 5 लाख रुपए तो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो मुझे लास्ट बोला कि 4 लाख रुपए कल ही चाहिए मेरे को, कल पहुंचा दो और मैं आपका काम कल ही कर दूंगा, मतलब मेडिसिन और पेजेशन के लिए उन्होंने। तो मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। फिर मैं तहसीलदार मैडम के पास गया तो इसने शिव प्रसाद ने फ़ोन किया तहसीलदार भणियाना को तो कि पेमेंट आप मेरी पेमेंट आप वहाँ ले लेना। तो मैंने कहा वहाँ तभी मैंने उसी टाइम मेरे एसीबी का रिकॉर्डर मेरे पास में ही थे। अच्छा। सब कुछ वॉइस रिकॉर्ड हो रही थी। उससे पहले आपने एसीबी से मैं 15 दिन पहले संपर्क कर चुका था और मैंने काम पूरा क्लीन सीट के रूप में ही था। तो वो सारी वॉइस रिकॉर्डिंग एसीबी के पास में आ गई। फिर पटवारी से मैं जैसे ही पटवारी के लिए मिलने के लिए फ़ोन लगा ही रहा था, मौके से इसने वो रोड पे ही मिल गया जो मतलब पटवारी। फिर मुझे बोलता कि फोन साइड में रखे और बात कहाँ पे मिले थे, कौन सी लोकेशन? ये सांगड़ से निकलते ही सैंडून होटल है। अच्छा। सैंडून होटल के पास में पटवारी जी मिले थे। तो उस टाइम उन्होंने बोला कि फोन साइड में रखो और बात करते हैं। मैंने फोन साइड में रख के मेरे पास में एसीबी के रिकॉर्डर थे। उसी टाइम इसने 5 लाख रुपए की डिमांड की कि 5 लाख रुपए ई मित्र पे जाके रख दो आप। तो मुझे पूरा रिकॉर्ड के अंदर वो आ गया, पूरा एसीबी की रिकॉर्ड के अंदर आ गया। एसीबी का व्यक्ति मेरे साथ में था। मैं जहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, सारा एसीबी की ट्रैप में ही मैं भी उन्हीं के साथ में ही था। तो फिर तहसीलदार मैडम ने और तहसीलदार शिव प्रसाद शर्मा ने फ़ोन किया और वो वहाँ पेमेंट लेने की बात बनी। तो मैडम ने मुझे बोला कि 60 लाख रुपए इस ज़मीन को क्लियर कराना है तो जयपुर और जोधपुर अराई इन सभी का मिलके मेरे को 60 लाख रुपए चाहिए। अगर आप बाकी काम आप करवाते हो तो मेरे को 25 लाख रुपए दे देना और मैं काम करूँगा। और 10 लाख रुपए मुझे कल ही चाहिए। और इन दोनों के बीच का काम करवाने के लिए, फतेहगढ़ का काम करवाने के लिए मैंने करवा रही हूँ आपको 5 लाख रुपए में। तो मैंने कहा पटवारी वगैरह सभी के साथ में तो 4 लाख रुपए तहसीलदार बोले मेरे और लाख रुपए उनके लगेंगे। अच्छा। सभी के जो स्टाफ है उनका। तो मैंने कहा भाई इतना पैसा तो मैं दे नहीं पाऊंगा। बट तो तभी मैडम ने वहाँ जाके बोला कि 10 लाख रुपए मुझे भी इसी जमीन के चाहिए। अच्छा। वो भी पहले चाहिए। अच्छा। तो कि 15 लाख रुपए आप कल पहुंचाइए और फिर उसके बाद में आप आगे बात करते हैं। दोनों के साथ में 5 इसके और 10 उसके, दोनों के आपसी फोन हुए। फिर मैं वहाँ मैडम के पास में पेमेंट लेके गया, पैसा है भणियाना। और पैसे लेके जाते ही मैंने मैडम से बोला, मैंने कहा आप पहले फ़ोन लगाइए
और फोन लगा के बात करते, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड मेरा एसीबी का मेरे पास में ही था। बिल्कुल। तो उन्होंने फोन किया और उस शिव प्रसाद ने बोल दिया कि मेरे पास ये पैसे है, दे दो, मैं इनका काम कर दूंगा और अभी तक 1 हफ्ता और लग जाएगा कि। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब बहुत टाइम लेट खींच रहे हो आप, और काम करो तो कि पटवारी को बोल दो कि पटवारी काम नहीं कर रहा, पटवारी की काम रोक रखा है, और पटवारी बोलता है कि मेरे राजस्व रिकॉर्ड तक मतलब संपर्क है, और इसका हकीकत में ही है। मतलब नहीं तो एक आदमी इतना देर तक कहाँ रुक सकता, और इतना पैसा पटवारी लेवल का आदमी जो मकान बनाता है 2-3 करोड़ का यहाँ रामनगर के अंदर, और यहाँ इतनी प्रॉपर्टी ले रखी है इसने, इसके वाइफ के नाम की सारी प्रॉपर्टी इसके वाइफ के नाम की है, और माइनिंग भी खरीदता है। तो एक माइनिंग खरीदने के लिए आदमी को कम से कम 13 से 14 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। तो इतना पैसा कहाँ से कमाया इसने? सारी कंपनियों से सेटिंग करके ये पूरा काम कर रहा था, पूरा खेल इसी हनुमान का ही खेल रहा था। तो तहसीलदार मैडम ने मतलब पेमेंट लेके मैंने फोन करवाया, फोन किया इसको, इसने यस कर दिया, और बात को उसी टाइम एसीबी मेरे साथ में ही थी, टीम में सारी। तो मैडम ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिए थे, मैंने वो पैसे दिए, तो हमारे सारी गिनती रात में पूरी तरीके से सारा सिस्टम हो रखी थी। पूरा काम मैंने जयपुर से सिस्टम बिठाया था, और वो पूरी एसीबी ने ही किया था, पूरे नंबरों के नोटेरी के साथ में काम होता है। तो उन्होंने पूरा अपना तरीके से पूरा काम हो रखा था, और सीधा भनियाना आए, और जैसे ही मेरा अलर्ट पॉइंट था मैंने एक रिंग मार दी थी कि मैं अंदर, वो काम हो गया है, वो पूरा कलर के साथ में, हाथ के साथ में रंगे हाथों पकड़े गए। और उसके बाद में तहसीलदार को फोन किया गया, तहसीलदार ने भी यस बोल दिया, और फिर इसके बाद में फतेहगढ़ तहसीलदार को भी ले लिया गया, और उसके साथ में हनुमान पटवारी की तो अब सेतन राम नाम से मैंने पेमेंट डाल रखी है ई मित्र को, सेतन राम पर। उसके पास का अगर अकाउंट खोलोगे तो उसके कम से कम 5 से 7 करोड़ की ट्रांजेक्शन निकलेगी। तो सभी को पता लग जाएगा कि कौन कौन आदमी इसके साथ में मिले हुए, और बहुत बड़ा जाल है। और इसके साथ में ऊपर ही मेरे ऊपर अभी बहुत बड़े दबाव डाले जा रहे हैं। मेरे ऊपर प्रेशराइज दिया जा रहा है कि आपको यहाँ मार देंगे, धमकी देंगे, काम नहीं करने देंगे। बट मैं डरने वाला मैं से नहीं हूँ, मैं खुला चलता हूँ। कोई किसी प्रकार की किस बात की डर, जब हम एकदम सही है तो अपन किस बात से डरे। और मैंने पुलिस प्रशासन को भी शिकायत दे दी है, जो लोग मेरे खिलाफ मतलब गालियां दे रहे हैं या ऐसी कुछ बोल रहे हैं, तो उनको भी कार्रवाई उनके खिलाफ हो जाएगी। और एसीबी साहब ने, एसीबी डीवाईएसपी साहब है, उन्होंने भी बोल दिया है, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो सारी सामने आ जाएगी, और जो कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी तरफ से कार्रवाई की जाएगी। और हनुमान राम पटवारी फरार है, वो तो उनकी तरफ से भी मेरे ऊपर दबाव डलवाया जा रहा है। तो मैं नाम तो किसी का लेना नहीं चाहूँगा, बट मैं इतना सभी को कहना चाहूँगा कि डरने की किसी को भी जरूरत नहीं है। आगे आइए, सामने आइए, भ्रष्ट अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, अगर वो रिश्वत के रूप में इतने पैसे लेते हैं तो फिर तो वो किस काम के गवर्नमेंट ऑफिसर बने हैं। देखिए, बात यहीं पे अट जाती है कि भ्रष्टाचार सब जगह होता है, लोग देखते भी है, लोग पैसे भी देते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि बागी कौन बने, बगावत कौन करे। आपने हिम्मत की है, मैं आपको बधाई देता हूँ, लेकिन आमतौर पे लोग सामने नहीं आना चाहते। बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा, ये लोग बिल्कुल सामने नहीं आते, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये बड़े अधिकारी या कुछ और भी हो जाएगा और अपने खिलाफ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सामने आइए, जो भी लोग, क्योंकि आम नागरिक मारा जाता है वहाँ सामने। अगर कोई भी काम करते हो तो कोई भी काम करने, अगर आप एक सही तरीके से काम कर रहे हो तो आपको डरने की कहीं पर भी जरूरत नहीं है, और खुले दिल से आप काम कर सकते हैं। आप आगे आइए, और मैं तो यही कहूँगा, बहुत से अधिकारी, बहुत अच्छे अधिकारी भी होते हैं जो बिल्कुल 0 टॉलरेंस नीति के साथ में चलते हैं, और 10% ही लोग भ्रष्ट है जो पूरे डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट को खराब करते हैं। बाकी सभी लोग अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। सारी जगहों पे काम चलता है, मेरी सभी साइडें बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है, और मुझे इशू भी हो रहा है 2-4 जगह से, मतलब मैसेज डलवाए भी जा रहे हैं, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आराम से, मैंने एसपी साहब को भी दे दिया है, और सारे सभी को मतलब ज्ञापन दे चुका हूँ मैं, और मैं मेरे तरीके से काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। भाई साहब मुकेश जी सारण है, जो शिव विधानसभा के कश्मीर के पास रामदेरिया के रहने वाले हैं। 4 दिन पहले जो जैसलमेर का जो पूरा मामला हुआ, उसकी पूरी कहानी आपने इनकी जुबानी सुनी। लेकिन सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है और कि किस तरह से भाई साहब ने हिम्मत दिखाई, आगे आए, और जिन अधिकारियों की जहाँ पे उचित जगह थी वहाँ पे भाई साहब ने वहाँ पे उन्हें पहुँचाने का पूरा काम किया। तो भ्रष्टाचार हर जगह हो रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं। जागरूक बनिएगा, सतर्क बनिएगा, और भ्रष्टाचार की ये जो लड़ाई, जो कि अक्सर राजनीति के मंचों से हम लोग सुनते आए हैं, वो लड़ाई अब आपको और हमको धरातल पर भी लानी होगी, तभी जाकर के भ्रष्टाचार का ये दीमक हमारे इस सभ्य समाज से बाहर निकलेगा। धन्यवाद।